नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रजनी। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बिहार के एक ऐसे मुद्दे की जो सबसे बड़ा सवाल है, वो है पलायन। रोजी रोटी के लिए लोग पलायन करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी राज्यों में नहीं है, लोग जाते जरूर हैं, लेकिन जितनी ज्यादा लोग बिहार से बाहर जाते हैं वो चिंता का विषय है। एक तो बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है, सीमांचल कोसी इलाका और सबसे ज्यादा यहाँ पर तबाही देखने को मिलती है। यही वजह है कि लोग यहाँ से बाहर जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में। लेकिन इससे उलट एक तस्वीर ये भी है कि राज्य सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, हमारी कई योजनाएं हैं पलायन रोकने के लिए। उन योजनाओं का कितना फायदा मिल रहा है आज हम आपको बताएंगे। हमने पड़ताल की, जाकर देखा कि क्या उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या उन योजनाओं के लाभ मिलने के बाद रोजगार मिल रहे हैं, रोटी के लिए पलायन क्या रुक गया है। हम आपको बताएंगे कि कैसे लोग पलायन करने को मजबूर हैं और क्या इसके लिए सिर्फ राज्य सरकार जिम्मेदार है। बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है इन लोगों के लिए। क्या कोई दायित्व देश की सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का नहीं है? आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार और कैसे रुकेगा बिहार से लोगों का पलायन? स्पेशल रिपोर्ट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। रोजी रोटी के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, अपनों को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर यहाँ मजबूरी देखी जाती है तो वो है बिहार के लोगों की। ये लोग एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, 10-10 हजार लोग एक एक दिन में जा रहे हैं। सैकड़ों लोग पलायन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए और उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे कि आखिर क्यों पलायन हो रहा है, क्यों रोजगार बिहार में नहीं मिल रहा है, क्या कर रही हैं उनकी सरकारें वोट लेने के बाद। उसके पहले रिपोर्ट देखिए। सहरसा रेलवे स्टेशन पर ये भीड़ किसी मेला या पार्टी की रैली के लिए नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों लोग जो स्टेशन पर सो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, ताकि वो अपना पेट पालने के लिए कहीं और जा सके। पापी पेट की आग को बुझाने के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़कर ये लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। सुशासन बाबू कहते हैं कि राज्य में रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन अगर वो इस स्टेशन के इन पलायन करने वालों की भीड़ को देख ले तो शायद उन्हें भी अपने पर शर्म होगी। उन्हें तो सिर्फ शराबबंदी और 7 निश्चय से मतलब है। इसके अलावा पलायन पर तो ध्यान ही नहीं है। कोसी एवं सीमांचल का इलाका गरीब है, यहाँ तो कोई फैक्ट्री है ही नहीं और जो भी थी वो बंद पड़ी है। खुद सुनिए इनका दर्द। की करबे की खाय वाला छिया, वहां बैंक के ते अथिए छै, तकादार छै तो हो तो देना छै। या सरकार कहै छै जे हम किसान के हेई दै छियै, वो दै छियै। हां त कुर्की करै छै तो की करबे, वो ने 30 साल भ गेलै तो वो कमाई के देबे तब ना वो अथी छै। जो है ना हमारा लोग का जिंदगी जो है ना बेकार ही है। एक तो ट्रेन नहीं मिलता है, ठीक है, ऊपर से जो ना लटक के जाना पड़ता है। कहां जा रहे हो? पंजाब जा रहे हैं। क्या करने के लिए? कमाने के लिए। यहाँ बिहार में काम नहीं है क्या? कहाँ है सर, वाजिब तो पैसे नहीं देता है। सरकार कहती है मनरेगा में बहुत काम है। नहीं है सर, वैसे 250 रुपया देता है। वहाँ पे गरीब पेट का सवाल है। दिल्ली पंजाब जाए कमबै के लिए। क्या बिहार सरकार में काम नहीं रहे से? बिहार सरकार दालीदार छै पहले से, पहले दालीदार छै, एठमा कुछो नहीं छै। की छै जंगल राज छै, की छै। टिकट के की पोजीशन छै? टिकट के पोजीशन एठना से 3 किलोमीटर तक लाइन लागल छै सर। तो तोरा 4 दिन से एठमा छै, तोरा गाड़ी पर नहीं चढ़ भेला? चढ़ा जतिए ने दिल्ली पहुंचल रहतिए सर। क्या बिहार में काम नहीं छै? सरकार तो कहै छै बहुतो काम छै। सरकार काम नहीं छै तो यहाँ ई अवस्था तो तोर कमबे वाला नहीं छो। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई पंजाब। पेट की आग शांत करने के लिए जहां जगह मिले, रोजगार मिलेगा, निकल पड़े हैं। प्रतिदिन 10 से 12 हजार लोग पलायन कर रहे हैं। यात्री का अंदाजा नहीं है तो भीड़ देख करके पता किया जा सकता है। एक गाड़ी जाने के बाद बहुत सारे 2-3 गाड़ियों का पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर रह रहे हैं यहाँ पे। माना जाए कि हजारों लोग प्रतिदिन प्रतिदिन
10,000 12,000 लोग पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा 30 से 40,000 पैसेंजर स्टेशन पर रह रहे हैं। सरकार लाख दावे कर ले कि राज्य में रोजगार है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर उन दावों की हवा निकल जाती है। आखिर कब तक बिहार के लोग अपना घर-बार छोड़ दूसरे राज्यों में पलायन करते रहेंगे? न्यूज इंडिया के लिए सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट। तो यही हमारा सवाल है, आखिर कब तक लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते रहेंगे? वोट ले लेती हैं सरकारें, कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं देते हैं। इसी बिहार में वोट देकर एक नहीं कई मंत्रियों को भेजा है। केंद्र में कई मंत्री हैं, शायद नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, नाम भी जुबानी याद है, चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री हो या फिर अन्य जो मंत्री हैं वो भी हो, उपेंद्र कुशवाहा हुए और रामविलास पासवान हुए, कई केंद्रीय मंत्री हैं। वो जब केंद्र में है, बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं, उनका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसे कई सवाल हैं। और किसी भी राज्य का विकास उसके औद्योगिक विकास पर निर्भर रहता है। उद्योग के नाम पर क्या है बिहार में? जो है वो बंद है और कुछ नया नहीं है। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे संवाददाता सहरसा से आनंद झा जुड़ गए हैं, समाज सेवी जुड़ गए हैं श्रुतिकांत। बहुत बहुत स्वागत है श्रुतिकांत जी। रोटी के लिए लोग पलायन कर रहे हैं बिहार के, आप सबसे ज्यादा किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये सबसे ज्यादा जिम्मेवार इसके लिए सरकार है। ये क्षेत्र जो है कोसी और सीमांचल, कोसी की बाढ़ और सुखाड़ के लिए जाना जाता है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दे, तो बस वोट बैंक के लिए यहाँ के लोगों का उपयोग हो रहा है। कौन सी सरकार? राज्य सरकार को दोषी मानते हैं या केंद्र? राज्य सरकार जिम्मेवार है। यहाँ से एक उद्योग मंत्री हुआ करते थे दिनेश चंद्र यादव, यहाँ एक पेपर मिल है, लेकिन उसको शुरू करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। लेकिन श्रुतिकांत जी, अभी भी कई मंत्री बिहार से हैं, वो भी केंद्र में है, इसके बावजूद कुछ नहीं कर रहे हैं। लगता नहीं है कि दोनों सरकारों को मिलकर करना चाहिए? देखिए, पहले अपना घर को देखना चाहिए, उसके बाद पड़ोसी को देखना चाहिए। पहले ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, जो कुछ प्रयास करे, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ जाए। यहाँ जब हमारे सहरसा से उद्योग मंत्री थे, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, तो वो तो दूर की बात है, वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि रुकेगा ये पलायन? नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। अभी ये स्थिति है, प्रतिदिन यहाँ से जनसेवा और एक ट्रेन जो सप्ताह में 3 दिन खुलती है, उससे हजारों, लगभग 15,000 आदमी प्रतिदिन जाते हैं। 15,000 आदमी प्लेटफॉर्म पे रहने को विवश है। श्रुतिकांत जी, क्या एक वजह ये भी है जो आप बोल रहे हैं, सीमांचल और कोशी का इलाका जो है बाढ़ आती है, सुखाड़ से ग्रसित है, अब बारिश की दस्तक शुरू होने वाली है, लोग पहले से ही घबरा गए हैं कि यहाँ से चले जाना चाहिए, एक ये भी वजह है? जी, जान बचाकर भागना। हाँ, ये यहाँ बांध के अंदर भी बहुत जनसंख्या है जो यहाँ रहते हैं, इसीलिए डरे हुए हैं लोग। इसके लिए कोई निदान नहीं है, ना सरकार और ना यहाँ की प्रशासन, दोनों संवेदनशील है। अब हमारे साथ बने रहिए, आनंद झा हमारे संवाददाता जुड़े। आनंद, अब सबसे पहले हम वो जानना चाहेंगे जो हकीकत है। अगर सहरसा, सीमांचल, कोशी का जो इलाका है, इस इलाके में औद्योगिक अगर विकास की बात की जाए तो वो तो शायद ना के बराबर है, जो है वो बंद है। क्या स्थिति है वहां की? जी रजनी, मैं बता दूं कि ये कोसी का इलाका कम्प्लीटली बाढ़ का इलाका है, जहाँ की जनसंख्या 80% लोग बाढ़ से ग्रसित हैं, और बाढ़ के ग्रसित होने के कारण 6 महीने तक इनको कोई काम नहीं मिलता है, और 6 महीने जो फिर काम मिलता है उसमें इनको मजदूरी नहीं मिलती है। जहाँ तक फैक्ट्री का सवाल है, सहरसा में सिर्फ एक बैजनाथपुर फैक्ट्री मिल है। बैजनाथपुर में एक कागज पेपर मिल था, जिसको भी वो चालू नहीं करवा सके, जो आज तक चिमनी से धुआं नहीं उगल सका, जिसके कारण लोगों का पलायन यहाँ से जारी है। साथ ही साथ सीमांचल के भी जो लोग हैं, सीमांचल वाले भी काफी परेशान रहते हैं, वो भी सहरसा ही आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, और यहाँ से वो सफर करते हैं। क्योंकि इस इलाका इतना गरीब है, 80% लोग जहाँ गरीबी हो, और बिहार में जिस सरकार में, बिहार राज्य में काम नहीं हो, आखिर वो पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, मजबूरी है, पेट की खातिर बच्चों को मरते तो देख नहीं सकते हैं, रोटी के लिए जाना तो होगा ही। आप हमारे साथ बने रहिए। रेजिडेंट एडिटर कौशलेंद्र प्रियदर्शी भी जुड़ गए हैं और संतोष कुमार जी जुड़ गए हैं, जो कि SHO है। उनसे भी हमने जाना था, हम सुन भी रहे थे उनकी बात कि किस तरीके से स्टेशन पर हजारों लोग पलायन करते हैं। स्वागत है आप सभी का। संतोष जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल,
कब से इस तरीके से आप देख रहे हैं? स्टेशन पर कहा जा रहा है कि ये जो सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं, ये सारे लोग पलायन कर रहे हैं, इनके पास रोजगार नहीं है। बिहार के ये लोग बाहर जा रहे हैं रोजगार तलाशने के लिए। हाँ, ये तो हमेशा से, ये लगभग 4 सालों से मैं यहाँ पे हूँ और हमेशा ये देख रहा हूँ कि गरीब मजदूरों का पलायन अक्सर होती है और गाड़ी के अभाव के कारण यहाँ पे मजदूर प्लेटफॉर्म पर ही रहते हैं और इसकी समस्या काफी होती है। विधि व्यवस्था को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या होती है। हम लोग अपने अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति करके वर्दी में एवं सादे लिबास में जगह जगह पे तैनात करते हैं ताकि कोई भी छोटी से छोटी घटना पे नजर रखा जा सके और किसी तरह का कोई अप्रिय घटना न हो। लेकिन अधिक ट्रेन होने से आदमी जो यात्री हैं वो सही ढंग से यात्रा कर सकेंगे। यहाँ पे गाड़ी की संख्या बहुत कम है, सिर्फ जन सेवा ट्रेन है और उसके अलावा 2 जनसाधारण ट्रेन है, सप्ताह में 2 दिन चलती है और एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। फिर भी काफी भीड़ है और ऊपर से लोगों के पास तो टिकट के पैसे भी नहीं होंगे, गरीब हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं। जी, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। एक यदि टिकट ये वो ले लिए और यात्रा नहीं कर पाए और 3 घंटे के बाद यात्रा करने की टिकट है जो वापसी नहीं हो पाती, नहीं होने के कारण वो बहुत असहाय नजर आते हैं और हम लोग के पास आरजू मिन्नत करते हैं, लेकिन चूंकि जो नियम है, कानून है बना हुआ, जिस तरह से टिकट नहीं रिटर्न होता है उस कारण वो लाचार होकर के फिर पुनः चले जाते हैं। यानी परेशानी कितनी हो लेकिन पलायन हो रहा है, उन्हें जाना है, उन्हें पता है यहाँ कुछ भी नहीं है। कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आपसे सवाल ये, जैसे कि संतोष कुमार जी कह रहे हैं 4 साल से तो वो ही देख रहे हैं, आप ना जाने कितने सालों से इस तरीके से बिहार के जो परिंदे अपने घरौंदा छोड़कर बाहर राज्यों में जाते हैं, विदेश तक जाते हैं और वो न्यूज इंडिया ने खबरें भी दिखाई कि कैसे वहां फंस जाते हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों पलायन इतनी भारी संख्या में लोग कर रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा मैं इसे पहले से बता दूं, मैं 1996 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। मैं कई दफा पलायन कर रहे मजदूरों के दृश्य को देख करके स्वयं कभी कभी सोचता हूं कि क्या तमाम जो राजनीतिक पार्टियां बिहार के सत्ता में आती जाती है उसके लिए क्या विकास सिर्फ एक संदिग्ध शब्द है? उसके लिए असंगठित मजदूर कोई प्रजाति है या कोई ऐसे ही उसको सिर्फ ठगने के लिए विकास का सब्जबाग दिखाया जाता है, या सिर्फ श्रमिकों का इन्हें वोट चाहिए? जिस इलाके की बात हो रही है रजनी, वो इलाका जैसे कोसी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है, उसी तरह से पलायन भी उस इलाके के लिए अभिशाप है। मैं बहुत पहले की बात बता दूं कि जब एक श्रमिक से मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उससे बातचीत के दौरान पता चला कि वो 3 एकड़ जमीन का मालिक है, लेकिन नगद कमाने के लिए उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। दूसरी सबसे अहम बात कि इस जैसा कि आनंद ने बताया कि वो बिल्कुल बाढ़ का इलाका है और इस 6 महीने पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका होता है। जैसा कि आपने दिखाया भी था कि एक पायलट चैनल खोलने के बाद ड्रेजर मशीन सिर्फ 65 क्यूसेक पानी में कैसे बहने लगता है। तो सवाल इसका है कि अगर जो हमारा आप कोसी के इलाके को देखिएगा तो वो एक विशाल श्रमिक मंडी है जहां से आप उसके श्रम का उपयोग करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने, ये बहुत बड़ी बात कही है। इसके बारे में आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन साथ ही आपने कहा कि राजनेता कुछ नहीं करते हैं। राजनेता क्या करते हैं? बयान देते हैं। एक बयान हमारे पास है, बीजेपी के नेता नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं पलायन को लेकर, वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा जारी रखेंगे। सुनिए। नीतीश कुमार को जब भी आईना दिखाया जाता है, सही चीजें बताई जाती है तो उनमें बेचैनी आ जाती है। जैसे कि हाल ही में एक कार्यक्रम में ये बातें जब सामने आई कि बड़ी संख्या में आज भी पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग। नीतीश कुमार जी, आज बिहार में जिस प्रकार से आपने व्यवस्था कायम की है, पुराने जंगल राज की याद ताज़ा की है, न युवाओं को रोजगार है, न बिहार में शिक्षा है, न मजदूरों को मजदूरी है, तो किस रूप से बिहार के पास वो रुकेंगे? उनके अब लोकार्पण करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं बची हैं। आज लाखों छात्र को आप खाली फेल कर दे रहे हैं, तो वो छात्र कहाँ जाएंगे? न उनको रोजगार मिलने वाला है, न उनको कोई शिक्षा मिलने वाली है, तो पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए विवश हो रहे हैं और उसके बाद भी आपका आंख नहीं खुल रहा है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है।
आंख न जाने कब खुलेगी, ना जाने कितने लोगों की आंखें बंद हो जाएंगी। कोसी में बाढ़ आएगी, पलायन कर रहे हैं लोग, आंखें पथरा जाती है एक बीवी की कि उसका पति लौट कर आएगा, विदेश चला जाता है, फंस जाता है, रोते हुई आंखों से वो कहती है कि वतन वापस बुला लो। लेकिन क्या करें यहाँ की सरकारें, जिन्हें करना चाहिए वो चुपचाप से बयानबाजी हो रही, राजनीति हो रही है। हमारे साथ देवेश ठाकुर जी जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है देवेश जी। आपसे हम सवाल करेंगे जरूर, लेकिन कौशलेंद्र के पास एक बार फिर से जाना चाहेंगे। कौशलेंद्र जी, सुना आपने, बयानबाजी खूब होती है, क्या सिर्फ बयान ही होते रहेंगे, वोट ही लेते रहेंगे, या विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कुछ करेंगी भी? नहीं, ये इसको इस तरीके से देखिए, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि वैसे भी सुशासन के एजेंडे पे चल रही सरकार का मुझे लगता है कि विकास उसके लिए एक बड़ा ही संदिग्ध शब्द है, जिसका उपयोग जब चाहता है अपने अनुसार से कर लेता है। और मैं जिन बातों पे बल दे रहा था कि आप थोड़ा भिखारी ठाकुर हमारे यहाँ बिहार के धरोहर हैं वो, और उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। पूरा जो उनका नाट्यकर्म है भिखारी ठाकुर का, वो पलायन पर ही है कि कैसे एक गांव का व्यक्ति जो है नगद कमाने के लिए वो कलकत्ता जाता है। और वो हाल आज भी है। वो आज आप मॉरिशस से लेकर के, सूरीनाम से लेकर के अफ्रीका तक, हालांकि वहां जहां हमारे पूर्वज पलायन करके गए वो बड़े बड़े लोग हो गए, मॉरिशस में तो प्रधानमंत्री हो गए जो मजदूरी करने गए थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो परिस्थितियों का निर्माण है कि रोजगार का कोई साधन न होने की वजह से ये श्रमिक दो तरह से पलायन करता है। पहला, देश से बाहर रुख करता है। कुछ लोग ऐसे, जहाँ मैंने बक्सर की खबर अभी कुछ दिन पहले दिखाया था कि कैसे 54 लोग फंसे हुए हैं वहां। अब वहां वो विपरीत परिस्थिति में है तो रो रहे हैं वहां। दूसरी तरफ देश के भीतर ही रोजगार के लिए अन्य स्थानों पर जाना, इसमें जो पलायन होता है नोएडा, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, पंजाब आदि की तरफ रुख करते हैं। ये सवाल है कि ये हम जब बाढ़ आता है नेपाल की तराई में, और जब वो बरसात का पानी अपने साथ बाढ़ के रूप में भीषण तबाही लाता है उस इलाके में, जिस इलाके की, जैसा कि हमारे संवाददाता आनंद भी बोल रहे थे, तो उस मौके पे जो श्रमिक की मंडी है, उसका उपयोग राज्य सरकार बिल्कुल नहीं कर पाती। वर्षों से उस समस्या से हम दो चार होते रहे हैं। कोसी के रौद्र रूप को दिखाते रहे। अच्छा कौशलेंद्र जी, ये बताइए, ये समस्या तो नई नहीं है, आप भी कह रहे इतने सालों से पत्रकार, पलायन, क्या सबसे पहले जब कोई सरकार आती है पलायन के बारे में नहीं सोचना चाहिए? शराबबंदी की बात होती है, अन्य चीजों की बात होती है, सबसे पहले तो पलायन। अगर इस पर चर्चा करेंगे तो विकास होगा, उद्योग लगेंगे, भ्रष्टाचार भी रुकेगा, हर जगह पर रोजगार मिलेगा। क्या पलायन से बहुत कुछ नहीं सुधरेगा अगर गंभीरता से सरकारें सोचती हैं तो? कौशलेंद्र जी। हाँ बिल्कुल, वो सवाल आपने मुझसे किया। बिल्कुल, पलायन से मैंने कहा ना कि ये श्रमिक की बहुत बड़ी विशाल मंडी है बिहार, और उसका उपयोग अगर आप करते हैं, नियोजित ढंग से करते हैं, तो उसके उपयोग से बहुत कुछ चीजें हो सकती है। लेकिन आप देखिए ना, 2005 से लगातार हमारी सरकार ये सुशासन का आधार बनाकर उद्योगपतियों को बुलाने की कोशिश में लगी है। लेकिन आज क्या यहाँ कोई निवेश नहीं होता है, कोई रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। मनरेगा कब काम करता है, नहीं करता है, उससे उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता। बाढ़ और सुखाड़ अपने तरीके से दोनों अपनी बुनियाद बनाए हुए हैं। तो आखिर जो असंगठित मजदूर है वो क्या करे? वो रुख करता है, उसे तो अपना जीवन चलाना है। आप बिहार से बाहर, बिहार के लोग कई जगह मिल जाते हैं मजदूरी करते हुए, चाहे पंजाब हो, हैदराबाद हो, दिल्ली में तो भरे पड़े हैं। तो ये हम जिस चीजों को नीतीश कुमार बात करते हैं, आज तो बड़ा वो किसानों को लेकर के बहुत ही संवेदनशील दिख रहे थे, दिखिए संवेदनशील, लेकिन विकास को एजेंडा बनाकर श्रमिकों का वोट इकट्ठा करना और सुशासन के एजेंडे पर चलकर, ये आखिर समझ में नहीं आता कि जिस तरीके से 15 हजार जवाब ले लेते हैं कौशलेंद्र, जवाब ले लेते हैं, क्योंकि अब हमारे साथ राज्य सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और देवेश जी तो पहले से जुड़े हुए हैं। स्वागत है डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब। बार बार एक सवाल, रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं, क्या वो रोटी, वो रोजगार बिहार में नहीं दे पा रहे आप लोग? कल देखिए ना, जहां तक पलायन की बात है बिहार से, तो बिहार से पलायन
बहुत सालों से हो रही है, लेकिन स्पेसिफिकली जो आज पलायन हमारे जो महागठबंधन की सरकार है, इस समय पलायन जो हो रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो आप एक चीज जान लीजिए कि बाई मेंटेलिटी भी हम लोग बहुत जगहों पर पलायन करते रहे हैं। बिहारियों का एक मिजाज भी है, कुछ जो अच्छे संपन्न घर के लोग हैं जो यहाँ भी जॉब पा सकते हैं, उनकी एक मानसिकता होती है कि दिल्ली में उनके बारे में नहीं करेंगे डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब, उनके बारे में नहीं। आज जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि वो गरीब हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें रोटी नहीं मिल रही है, ये वो लोग हैं, उनके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं बतला रहा हूँ कि जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, वो इलाका शुरू से ट्रेडिशनली कोसी से आक्रांत रहा है। हाँ। और कोसी से आक्रांत रहने के चलते ये निश्चित रूप से हमारी सरकार को एक प्रायोरिटाइज करना होगा कि वहाँ के लोगों के रिहेबिलिटेशन और उन लोगों के जॉब के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में कार्यक्रम हो। आपकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है अशोक सिन्हा साहब, आपकी योजनाएं नहीं मिल रही हैं। किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो किसानों को नहीं। आप सुन लीजिए रजनी, योजनाएं केवल योजनाओं से वहाँ काम नहीं चलने वाला है, वहाँ रीइंफोर्समेंट की जरूरत है और स्ट्रक्चर्ड वे में गवर्नमेंट ने एक अंडर हैंड एक प्लानिंग है गवर्नमेंट की, जिसके द्वारा एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन एरियाज में प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत देर से हमारे साथ देवेश जी जुड़े हैं। देवेश जी, बार बार सवाल उठता है, राज्य की तरफ उंगली कर दी जाती है, लेकिन क्यों देश की जो सरकार है वो भूल जाती है कि बिहार उसका भी हिस्सा है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार के साथ मिलकर क्यों पलायन को रोका नहीं जा रहा है? क्यों रोजी रोटी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है? यहाँ क्यों नहीं मुहैया हो पा रही है? देखिए, पहले एक तो मेरा नाम देवेश कुमार है, देवेश ठाकुर नहीं, इसको आप जरा प्लीज बिल्कुल देवेश कुमार जी। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो केंद्र की सरकार है वो इनको जो सहयोग देना होता है वो दे रही है, लेकिन आप अगर समाजशास्त्र के विद्यार्थी रही हैं तो पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, 2 फैक्टर होते हैं माइग्रेशन के। बिहार के केस में पुल फैक्टर और पुश फैक्टर दोनों काम कर रहे हैं। पुल फैक्टर ये है कि भाई एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, बड़े राज्यों का, विकसित राज्यों का एक आकर्षण होता है, लोग वहाँ रोजगार के अवसर में या छात्र जो पढ़ाई के अवसर खोजने के लिए वहाँ जाते हैं। हाँ, जो सिन्हा साहब कह रहे थे। जो पुश फैक्टर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुश फैक्टर क्या है? पुश फैक्टर है रोजगार के अवसर नहीं है। पुश फैक्टर है कि शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है। पुश फैक्टर है कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है। और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक शोध कराया था 2009-10 में, गिरीश कुमार और प्रणब बनर्जी ने। उनके अनुसार बिहार से प्रत्येक वर्ष 44 लाख लोग पलायन करते हैं। 44 लाख लोग हर वर्ष पलायन करते हैं। और ये सिर्फ पलायन दूसरे राज्यों में ही नहीं कर रहे। बिहार अब केरला को रिप्लेस कर लिया है। मिडिल ईस्ट में जो माइग्रेंट अनस्किल्ड वर्कर्स हैं जो जाते हैं, सबसे ज्यादा पहले केरल से जाते थे, अब वो बिहार से जाते हैं। इसकी वजह ये क्या है? उसकी वजह जो मैंने बताई 2-3 वजह है। एक तो रोजगार के अवसर यहाँ पे एकदम खत्म है, नगण्य। किसी को भी आपके परिवार में कोई होगा, अगर आप उसको वो पढ़ाई करके उसके सामने अगर प्रश्न होता है कि हम कहाँ जाएं, बिहार में उसके पास अवसर नहीं। दूसरा है कि एक यहाँ पे बीच में एक ऐसा वातावरण बन गया, कानून व्यवस्था इतनी खराब हुई थी, जिसकी वजह से अच्छे सम्रान परिवार के लोग डर के मारे अपने बच्चों को बिहार से बाहर, खासकर जो लड़कियां थी उनके माँ बाप इतने डरी हुई रहते थे कि अपनी लड़कियों को शिक्षा, जो प्राइमरी शिक्षा थी उसके लिए भी वो बिहार से बाहर थे। व्यवसायी थे, ट्रेडर्स थे, सब डर के मारे वो बाहर जा रहे थे। और तीसरा जो है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, उनके पास फिर वही प्रश्न है कि उनके पास कोई अवसर नहीं है। और चौथा है कि शिक्षा का जो यहाँ प्रत्येक वर्ष इतने घोटाले हो रहे हैं, शिक्षा एकदम चरमरा गई है। देवेश जी, कारण बहुत गिना लिए, हम चाह रहे थे कि हल निकले। सिन्हा साहब देखा, कारण बहुत सारे हैं। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, मैं वही बता रहा हूँ, अगर अवसर देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो बोलूंगा। थोड़ा सा वक्त कम है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि केंद्र सरकार इसमें क्या, मूल काम तो इसमें राज्य सरकार को करना है ना। केंद्र सरकार जो इनको सहयोग देना होता है, आर्थिक होता है,
जो भी सहयोग देना होता है वो दे रही। ठीक है, वापस सिन्हा साहब के पास चलते हैं क्योंकि राज्य सरकार पर सवाल है। रजनी, मैंने जैसा पहले कहा और ये इन्होंने पुश फैक्टर की चर्चा की, ये हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे पर्कुलेट करते करते अपर क्लास के बाद मिडिल क्लास हमारा बहुत एक्सपेंड कर गया। हाँ। और ये समस्या निश्चित रूप से परसिस्ट कर रही है अभी अनस्किल्ड लोगों को। उसी को मद्देनजर इस सरकार ने उनके रिहेबिलिटेशन और एम्पावरमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम का रोड मैप के लिए अभी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। और आशा है रजनी की बहुत जल्दी हम मीडिया के सामने आएंगे और पब्लिक डोमेन में उसको रखेंगे। ये एक बड़ी समस्या है और ये समस्या वास्तव में बिहार के लिए एक नासूर बन गई है। इसमें समाज के सारे वर्गों का एक सहयोग बहुत अपेक्षित है, क्योंकि ये एक नया प्रोग्राम नहीं है, ये नया मामला नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। ये कांग्रेस के भी जमाने में था, आरजेडी के जमाने में था, जब बीजेपी सरकार में थी इसके पहले तब भी था, और अब भी है। अभी तो हम लोग जुमा 1.5 साल से हैं। बस वही मैं कहना चाह रही थी, समस्या सालों से है, सरकारें भी बदलती है लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। अब वक्त आ गया है कि साथ दीजिए, राजनीति कम करिए और विकास करिए, पलायन रोकिए, रोटी दीजिए लोगों को, रोजगार दीजिए लोगों को, ताकि अपने छोटे छोटे बच्चे और बीवी और माँ को छोड़कर उन्हें जाना न पड़े। शुक्रिया सिन्हा साहब, आपने वक्त दिया। संतोष कुमार जी भी जुड़े, आपका शुक्रिया। देवेश जी, कौशलेंद्र, प्रियदर्शी और आनंद झा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का चर्चा में भाग लेने के लिए। रोटी के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार में रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है। सुशासन बाबू भी अगर देख रहे होंगे तो एक बार फिर से उन्हें सोचना होगा कि हम ऐसा क्या करें कि लोग बाहर न जाए, यहीं पर रहें, यहीं रोटी कमाएं, अपने परिवार के साथ खुश रहें और बिहार का विकास करें, योगदान दें। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।